नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित जो सहायक पाठ्य पुस्तक दी गई है कृतिका भाग 2, इसमें से साना साना हाथ जोड़ी नामक एक यात्रा वृतांत, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। तो पाठ को शुरू करें। सबसे पहले हम थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी लेखिका के बारे में जान लें, तो पाठ को समझने में हमें सुगमता रहेगी। तो लेखिका मधु कांकरिया के जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म हुआ सन 1957 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ माना जाता है? 1957 ईस्वी को कोलकाता में। इनका जन्म 1957 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। उनकी प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें मधु कांकरिया की, तो पुत्ताखोर इनकी एक रचना है। पुत्ताखोर रचना जो उपन्यास है। सलाम आखिरी, खुले आंगन के लाल, खुले गगन के लाल, क्षमा करना, सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। और उन्होंने कई यात्रा वृतांत भी लिखे, जिनमें से एक यात्रा वृतांत यहाँ पर भी दिया गया है, जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। यात्रा वृतांत है जो पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन प्रस्तुत करती है। तो पाठ के दौरान हम देखेंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य से पूरित मेहनतकश लोगों का शहर है ये। रात्रि में गंगटोक शहर की आभा का वर्णन लेखिका ने किया है। उस शहर को देख करके, गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो आसमान उलट पड़ा हो और तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हो। उसको देख करके उन्होंने कहा कि ये मेहनतकश लोगों का शहर है, जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह सुंदर थी, शाम सुंदर थी और रात सुंदर। वहीं पर एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगती है, जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। साना साना हाथ जोड़ी, जो कि शीर्षक दिया गया है, जो कि एक नेपाली युवती के द्वारा एक प्रार्थना लेखिका ने सीखी थी, उसका वर्णन। फिर वहाँ से कंचनजंगा की जो पहाड़ियाँ हैं, शिखर हैं, उनका वर्णन, उनकी खूबसूरती का वर्णन। तो इस प्रकार से हम इस पाठ में जो सिक्किम प्रदेश है उसकी खूबसूरती का वर्णन लेखिका के द्वारा इस यात्रा वृतांत में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये यात्रा वृतांत कि मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उलट पड़ा। मैंने हैरान होकर देखा जैसे आसमान जैसे उलट पड़ा और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। पहाड़ी प्रदेशों में ऊपर चलते हुए नीचे तलहटी में बसा हुआ दो पहाड़ियों के बीच में गंगटोक शहर, जब देखा कि इतनी लाइटिंग वहाँ पर थी, इस प्रकार का सुंदर दृश्य देखती है जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, तो उसको देख कर के लगा कि जैसे सारे तारे बिखर करके नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। ये गंगटोक शहर की सजावट थी। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था, जिसको गंगटोक लिख रखा है। तो गंगटोक शहर इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह सुंदर थी, शाम सुंदर थी, यहाँ तक कि उसकी रात भी सुंदर थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गंगटोक शहर में चाहे आप सुबह जाएं, चाहे दोपहर में जाएं, शाम को जाएं, चाहे रात में जाएं, किसी भी समय जाइए, वो प्राकृतिक सुंदरता उसको मिली हुई है। उसकी सुंदरता और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन का मतलब होता है आकर्षण। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में भी मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं
मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ एक शून्य था और थी अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता का अर्थ होता है इंद्रियों से परे जाने का जो भाव होता है, उसे कहा जाता है अतीन्द्रियता। और मैं अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, सब कुछ धीरे धीरे जैसे मन में एक आकर्षण जगा रहा था। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास का अर्थ होता है प्रकाश, जो कि यहाँ दे भी रखा है, आप देख सकते हैं पाठ के नीचे। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी और वो प्रार्थना थी, प्रार्थना के बोलते, साना साना हाथ जोड़ी करता हूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तीम्रो कौशली, कि छोटे छोटे हाथ जोड़ कर के मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये इस प्रार्थना का अर्थ लेखिका ने दिया है, जो कि उसने आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। उनको लेखिका ने अपनी इस अनुभव के दौरान व्यक्त किया है। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। युमथांग एक शहर का नाम है जो सिक्किम शहर में ही है, पहाड़ी प्रदेश ही है ये भी। पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। बालकनी की तरफ भागने का प्रमुख कारण था कि यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम कहें कि लेखिका बालकनी की तरफ क्यों भागती है, तो उसका कारण था लेखिका को ये बताया गया था कि यदि मौसम साफ रहे, स्वच्छ रहे, तो बालकनी से भी कंचनजंगा जो शिखर है उसके दर्शन किए जा सकते हैं, उसकी खूबसूरती को निहारा जा सकता है। इसलिए लेखिका को उठते ही सबसे पहले यही याद आया कि क्यों ना एक बार कंचनजंगा पहाड़ी को देख लिया जाए। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट पहली और केटू दूसरी, कंचनजंगा तीसरी। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। ठाकुर जी के कपाट जिस प्रकार से बंद हो जाते हैं और समय पर ही खुलते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आकर के देखा कि बादलों के द्वारा बादलों का जो पट था वो बंद ही नजर आया। कंचनजंगा नहीं दिखनी थी, नहीं दिखी, क्योंकि बादलों के पट तो बंद थे। कंचनजंगा पहाड़ी के जो दर्शन लेखिका यहाँ से करना चाहती थी, जो सौंदर्य निहारना चाहती थी, वो नहीं देख पाती है, उसको दिखाई नहीं देती है। पर सामने ही रकम रकम का अर्थ होता है भांति भांति के, जो शब्द दिया है रकम रकम, जिसका अर्थ होता है भांति भांति के। पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। उस दृश्य को देख करके लेखिका को कुछ क्षण के लिए शांति का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग। 149 किलोमीटर आगे आपको जाना होता है, तब आपको शहर मिलेगा युमथांग। युमथांग यानी घाटियाँ। पूरा का पूरा रास्ता घाटियों के द्वारा ही आपको पार करना है। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ आपको मिलेंगी। गंगटोक से और युमथांग का जो रास्ता है वो बेहद सुंदर है। प्राकृतिक नज़ारे उसके देखने लायक हैं। एक बार यदि कोई इन दृश्य को देख ले तो अपनी नज़रें उस दृश्य से वो हटा ही नहीं पाएगा। आपको ड्राइवर कम गाइड कि ड्राइवर वो कम था, गाइड ज़्यादा था, जिसका नाम था जितेन नारगे।
मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी उससे। किससे? जितेन नार्गे से, कि क्या वहाँ पर हमें बर्फ़ मिलेगी? बचकाने उत्साह से पूछने, क्योंकि पहाड़ी प्रदेशों की यात्रा पर हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाएं और बर्फ़ नहीं मिले तो हमारी सारी यात्रा का जो आनंद है वो किरकिरा हो जाता है। इसलिए वो पूछ लेती है कि क्या वहाँ पर हमें बर्फ़ मिलेगी। तो वो कहते हैं कि चलिए तो देखते हैं फिर क्या होता है, बर्फ़ मिलेगी या नहीं, पहले चलिए तो सही। जगह 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 गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। गदराए मतलब होता है भरे हुए, पाइन और धूपी जो कि वनस्पति का नाम दिया गया है, गदराए का अर्थ होता है भरे हुए, और पाइन और धूपी जो कि वहाँ की स्थानीय वनस्पति का नाम है। खूबसूरत नुकीले, जिनको हम कोणधारी के पेड़ भी कह सकते हैं, उसी टाइप के शंकुनुमा पेड़, खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, बहुत सारी सफ़ेद ध्वजाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने मुझे बताया कि यहाँ बौद्धों की बड़ी मान्यता है। आप सिक्किम प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे बौद्ध धर्म की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट होता है बुद्ध धर्म का अनुयायी, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। लेखिका ने उससे पूछा, क्या इन पताकाओं को उतारा जा सकता है, बदला जा सकता है? तो नार्गे ने बताया कि नहीं, इनको नहीं उतारा जा सकता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं। ज़्यादातर तो कब लगाया जाता है? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उतारा नहीं जाता है, या फिर किसी ऐसे आयोजन पर जो कि नया हो या नए कार्य की शुरुआत की गई हो, तब भी ये पताकाएं लगा दी जाती है। लेकिन फ़र्क होगा, जब नए कार्य की शुरुआत पर पताकाएं लगाई जाएंगी तो वे रंगीन होंगी, और यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लगाई जाएंगी तो उनका रंग सफ़ेद होगा। इसलिए आप उन पताकाओं के रंग को देख कर के अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसी नए कार्य के लिए लगाई गई हैं या किसी की मृत्यु पर। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। इस जगह का नाम क्या है? कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस बे बमसन ने लेपचाओं के सोमेले से कुंजतेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया जो सिक्किम की दो स्थानीय जातियां हैं, उनके बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल कविलोंग स्टॉक, जिस जगह के बारे में जितेन नार्गे हमें बता रहा था। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र।
अब यहाँ पर देखेंगे उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र। लेखिका ने उससे पूछा नारगे से, यह क्या है? तो नारगे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। आप प्रार्थना कीजिए, इसको घुमाइए। व्हील यानी चक्र, प्रेयर यानी प्रार्थना, तो यानी धर्म चक्र, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेखिका के मन में एक विचार आता है कि भारत में चाहे विविधताएं हों, भाषा की विविधता है, पहनावे की विविधता है, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, अलग अलग विचारधारा को मानने वाले हैं, लेकिन एक जगह एक चीज़ ऐसी है जिसमें चाहे भारत के किसी भी राज्य में देखिए आप, सबके विचार एक जैसे हैं। और वो क्या है? अंधविश्वास। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। कितनी ही इसमें विविधताएं हों, लेकिन पूरे भारत की आत्मा एक जैसी ही है। लोगों की आस्थाएं एक जैसी हैं, विश्वास एक जैसे हैं, अंधविश्वास एक जैसे हैं, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं भी एक जैसी ही है। जैसे मान लीजिए मध्य भारत में आप चले जाइए, गंगा को पाप नाशिनी कहा जाता है और ऐसी धारणा है कि गंगा नदी में डुबकी लगाओ और अपने जीवन भर के सभी पापों से मुक्ति पाओ। तो ऐसी ही एक धारणा सिक्किम प्रदेश में भी है। उस धर्म चक्र को घुमाइए और अपने जीवन भर के पापों से मुक्ति पाइए। तो ये अंधविश्वासों के मामले में और पाप पुण्य की अवधारणाओं के मामले में सारे भारत की आत्मा एक जैसी नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं। रफ्ता रफ्ता, जिसका अर्थ है धीरे धीरे, हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। परिदृश्य का अर्थ होता है नज़ारा। अब परिदृश्य से, अब नज़ारे से चलते चलते स्वेटर बुनने, ये जो नज़ारे अब तक दिख रहे थे ये सभी अब ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, जैसे छोटे छोटे कागज़ के घर बनाए हुए हों। ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, घाटियाँ ज़्यादा दुर्गम होती जा रही थी। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, हिमालय के साथ सामना होता जा रहा था, उसके वास्तविक रूप से हम परिचित होते जा रहे थे। दूर से जो घाटियाँ हमें ज़्यादा विशालकाय और ज़्यादा दुर्गम नहीं दिखती हैं, अब उनसे जब सामना होता है तो पता चलता है कि कितने विशाल हैं। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। पल पल परिवर्तित हिमालय क्यों कहा है? हिमालय प्रदेश की यदि कभी आपने यात्रा की हो तो उस यात्रा के दौरान आप अनुभव करेंगे कि हर कदम पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। कहीं आप देखते हैं बर्फ़ से ढके हुए शिखर, तो कहीं आपको पूरा खुला मैदान मिलेगा, कहीं सब कुछ बादलमय, कहीं बिल्कुल खुला हुआ। तो विविधताएं आपको हिमालय प्रदेश में स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखते देखते रास्ते वीरान, सुनसान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। पहाड़ी प्रदेशों में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं रास्ते घुमावदार मिलते हैं। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा और घाटी गहराती गहराती पाताल नापने लगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे और ऊपर बढ़ने के साथ साथ हम नीचे की ओर नज़र दौड़ाते तो ऐसे लगता जैसे हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ गए हैं और जिन घाटियों को हम पहले पार करके आए हैं वो जैसे पाताल में पहुंच गई हों।
वादियाँ चौड़ी होने लगी और बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। तो शिद्दत का अर्थ दे रखा है प्रबलता, तीव्रता या अधिकता। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे वही पुराना प्रसिद्ध गाना, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, जो कि किसी हिंदी फिल्म का था। और यात्रा के दौरान किसी प्राकृतिक दृश्य को देख करके स्वतः ही ऐसे बोल मुख से निकलने लगते हैं, पर मैं मौन थी। लेखिका कहती है कि मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। सभी लोग इस प्राकृतिक परिदृश्य के आनंद में गाने गा रहे थे, लेकिन मैं मौन थी। क्यों थी लेखिका मौन? उसका उत्तर आप नीचे पाएंगे, क्योंकि लेखिका ये चाहती थी कि सब कुछ वो जो सुंदरता थी उसको अपने अंदर सिमेट लेना चाहती थी, ताकि उस अपार सुंदरता को कभी उससे जुदा नहीं रह सके। वो किसी ऋषि की तरह मैं शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। जो ये सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, मैं इन सभी को अपने अंदर हृदय में बसा लूं। इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रही थी और किसी के सामने कुछ गा नहीं रही थी। सब लोग मस्तियां कर रहे थे, लेकिन लेखिका मस्ती नहीं कर रही थी। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल करके मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। पहाड़ी प्रदेशों की यात्रा के दौरान आप देखेंगे जगह जगह आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे, झरने मिलेंगे, ऊंचाई से गिरता हुआ पानी आपको मिलेगा। कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती, चांदी की तरह सफ़ेद पानी की चमक बखेरती बनी ठंडी तीस्ता नदी। ये सिक्किम की बड़ी प्रसिद्ध नदी है। सीधे युमथांग के पास जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और सीधी पश्चिमी बंगाल तक बहते हुए आती है, पूरे सिक्किम को पार करते हुए। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी। सिलीगुड़ी जो कि पश्चिमी बंगाल में पड़ती है, यहीं से हमारे साथ थी ये तीस्ता नदी। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, चरम पर। तीस्ता नदी का जो सौंदर्य है वो सिक्किम में देखने लायक था, चरम पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, उत्साहित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। बहुत ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। उस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, व्यस्त थे। इस प्रकार के सुंदर दृश्य को देखते ही जितने भी यात्री थे, सैलानी थे, वो फ़ोटो खींचने में व्यस्त हो गए। आदिम युग की किसी अभिशिप्त श्रापग्रसित राजकुमारी सी मैं भी नीचे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ गई। झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। अभिशिप्त का अर्थ है जिसे श्राप मिला हुआ हो, श्रापित। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। यहाँ पर देखिए कि भीतर तक भीग जाना। भीतर तक क्यों भीग गई?
पाँव जैसे ही डुबोती है, लेखिका को ऐसा अनुभव होता है और मन काव्यमय हो उठा। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों जो सीमाएं हैं उनसे दूर बहती धारा बनकर के बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, तामसिकताओं का अर्थ होता है बुरी भावनाएं, स्वतः ही नष्ट होने लगी। इस निर्मल धारा में बह गई और मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, धक्का लगाने लगा। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, यही नहीं अभी आगे अगर चलेंगे तो 10वां जो तामसिकताएं हैं उसका तमोगुण से युक्त जो कुटिल भाव हैं वो सभी अनमनीसी मैं उठी। मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं इस दृश्य को छोड़ूं, लेकिन फिर भी हमें और भी कुछ देखना था, इसलिए बिना मन से उठती है। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंत्र, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। जैसे ही आगे जाते हैं, कभी हमें वहाँ की जब नज़ारे देखे, उन नज़ारों को हम देख ही रहे थे, तभी बादलों ने अपना पर्दा डाल दिया। कोहरा वहाँ पे छाया रहता है लगभग, इसलिए सब कुछ बादल में और सब कुछ दिखना बंद, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और सारे दृश्य को ओझल कर दिया हो। चित्रलिखित सी। चित्रलिखित सी का मतलब होता है स्थिर, अवाक, स्थिर होकर के। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पर पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। अप्रतिम सौंदर्य। जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य। थिंक ग्रीन इसका मतलब है सकारात्मक सोचें। आश्चर्य। पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ गठित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते हुए प्रियुता और रूडोनरेडो के फूल, जो कि वहाँ की स्थानीय वनस्पति है, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरवेती चरवेती, चलते रहो चलते रहो। चरवेती चरवेती का अर्थ देख सकते हैं आप, चलते रहो चलते रहो।
और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनको सा बहता हमारा वजूद का अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही है, चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां स्वतः ही खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मैं मंत्र मुग्ध सी तंद्रिल अवस्था में, आधी नींद की अवस्था में थोड़ी ही दूर निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया और हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, एक बड़ी टोकरी जिसमें वो बच्चों को बांधे रखती हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना एक साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने कि ये क्या हो रहा है, तो उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया। चुहलबाजी होती है शरारत भरे अंदाज में, कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। वहाँ के रास्ते बड़े संकरे होते हैं, लेकिन इन रास्तों को चौड़ा करने का जो काम है वो ये पहाड़ी औरतें करती रहती हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला और लेखिका ने ये सुनते ही कहा कि ये काम तो बहुत ही खतरनाक होगा। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। संजीदा मतलब होता है गंभीर। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। डायनामाइट होता है एक विस्फोटक सामग्री जिससे बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने का काम किया जाता है। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ करके एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठा करके कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। इस प्रकार के कठिन कार्य को अंजाम देते समय यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो सीधा पाताल प्रवेश, अर्थात अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। तो बहुत ही रिस्क का काम है ये। तभी मुझे ध्यान आया, इन रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड यू डिफाइडेड डेथ यू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। अचानक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला की जंगलों में मैंने देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े में से बांध करके पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां और उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव। ये पहाड़ी रास्तों का जो अभी जिक्र लेखिका कर रही थी,
जाल में बांध करके इन पत्थरों को ऐसे बना करके स्थिर करना, और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाटे यानी जो छाले होते हैं, एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी ही है कि सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख करके, गमगीन का अर्थ होता है गम में डूबी हुई, शोकग्रस्त, मुझे इस प्रकार से गम में डूबी हुई या शोकग्रस्त देख करके जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, ये भारतवर्ष की या मेरे देश की आम जनता है, जो आप यहाँ आने के बाद भी यदि यही चीज़ देखेंगी तो ये चीज़ तो आप कहीं भी देख सकती हैं, वहाँ भी देख सकती हैं। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। यहाँ आकर भी यदि आप इन्हीं चीज़ों में उलझी रही, खोई रही, तो फिर पहाड़ी प्रदेश की यात्रा का क्या औचित्य रहा। इसलिए आप यहाँ आई हैं, पैसे खर्च किए हैं, तो आप इन पहाड़ी प्रदेशों के सौंदर्य का आनंद लें। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एड रिपेइंग है। वेस्ट एड रिपेइंग का अर्थ आप नीचे देख सकते हैं 17 नंबर पर, कम लेना और ज़्यादा देना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। मन ही मन मैंने सोचा, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे। हेयर पिन बेंट का मतलब होता है खतरनाक मोड़ यानी यू टर्न, और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। यू आकार के मोड़, खतरनाक मोड़, हेयर पिन बेंट यानी तीव्र मोड़। हेयर पिन बेंट से ठीक पहले ही एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो लेखिका ने स्वाभाविक रूप से उससे प्रश्न किया कि क्या स्कूल बस नहीं है। जब मणि ने ये पूछा, मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, और मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में आते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। जितेन भी खुद पहाड़ी था और पहाड़ी जो जीवन है उसके विषय में वो लेखिका को बताने का प्रयास करता है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता था जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा सा संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। रास्ते इतने संकरे हो रहे थे कि उन रास्तों को देखकर ऐसा लगता था मानो उन रास्तों को नाप करके बनाया गया हो कि एक जीप या एक गाड़ी ही उससे निकल सके।
ऐसे रास्तों में यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाए, थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो जान से हाथ धोना स्वाभाविक है। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। ऐसे रास्ते में आगे बढ़ते समय आप देख सकते हैं कि जगह जगह आपको सचेत करती चेतावनियां मिलेंगी। इसलिए हम सजग थे खतरों का सामना करने के लिए। सामने लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात पढ़ते ही, ऐसी चेतावनी पढ़ते ही स्वाभाविक रूप से पैरों में ब्रेक लग जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी की, वी केयर मैन ईटर अराउंड, कि आपको हमें सावधान रहना चाहिए। मैन ईटर्स अराउंड, हमारे चारों ओर नरभक्षी हैं। मैन ईटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं दूध देने वाले याक दिखे। मैन ईटर अराउंड को देखकर तो ये लग रहा था कि यहाँ पर नरभक्षी जानवर मिलेंगे जिनसे हमें सचेत रहना है, सुरक्षित रहना है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ तो दूध देने वाले याक, जो कि पहाड़ी गाय की श्रेणी में आते हैं, नस्ल में ही आते हैं, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ़ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू होता है वहाँ का स्थानीय परिधान, वस्त्र, पहनावा, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी और नदी की तरह उफान लेता उसका यौवन और श्रम से दमकता उनका गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। इतनी ज़्यादा सुंदरता, और ये सुंदरता लेखिका को सहन नहीं हो रही थी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। लायुंग जो इसके रास्ते में पड़ता है एक छोटा सा शहर जिसको लाचुंग स्थानीय लोग बोलते हैं, लायुंग या लाचुंग। सारी दौड़ धूप से गंगटोक से लायुंग से पहले पड़ता है मंगन, जो कि सिक्किम का एक ज़िला है। वहाँ से अगला जो स्टॉप है लायुंग से ऊपर जो आखिरी पड़ाव है वो युमथांग। वहाँ से फिर आप देख सकते हैं भारत की चीन के साथ में जो बॉर्डर लगती है। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। वहाँ सभी घर आपको लकड़ियों के मिलेंगे। बर्फ़ वगैरह गिरती है, हल्के होते हैं और टीन के उन पर छत होती है। मुंह हाथ धोकर के मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता हुआ झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम धीमी धीमी हल्की हल्की हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे मेरे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है।
हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर के तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। ये उसका अनुभव बता रही है लेखिका। स्मृति में कौन था? हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं जब हाथ में जल ले लिया? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारा जो तीखा जहर है, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। काला कंबल ओढ़ना मतलब धीरे धीरे हिमालय अंधेरे में लुप्त होता जा रहा था, ओझल हो रहा था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानियों सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक करके हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायुं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं। मैदानी प्रदेशों से जो लोग जाते हैं पहाड़ी प्रदेशों की यात्रा पर, यदि उनको ऐसे प्रदेशों में जाने पर बर्फ़ दिख जाए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उनके लिए ये दृश्य किसी जन्नत से कम नहीं, किसी स्वर्ग से कम नहीं होते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। बर्फ़ का गिरना, जो बर्फ़ गिरती है, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था, वह युवक मुझे बता रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। महुआ गुड़ुप करना यानी निगल लेना। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश, उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाऊ की ओर हुआ। कटाऊ का रास्ता और भी खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत जमी हुई थी। सब कुछ बादलमय था। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया और उस पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे।
हमारी सांस लेने की आवाज़ के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। यदि आप विवाहित हैं तो अपनी स्पीड पर ब्रेक लगाइए, स्पीड पर काबू पाइए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। जगह जगह आपको ऐसे चेतावनी भरे बोर्ड देखने को मिलेंगे। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड। कटाओ ये वही स्थान है जहाँ पर अप्रैल के महीने में भी आप बर्फ़ देख सकते हैं। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर। इसलिए ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है, उससे भी सुंदर स्थान है ये। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं कहीं पर वह धूप में बह गई हो, यानी कहीं कहीं पर उनको बर्फ़ के ये धब्बे दिखाई देते हैं और उनको देख कर के ऐसा अनुभव अनुमान लेखिका यहाँ पर देती है। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल करके दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए चमचमाते हुए हिम शिखर। मैंने जब जवाब दिया, एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो मैंने जवाब दिया, रामरो छो। ये नेपाली भाषा का है शब्द। उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। जो दृश्य लेखिका देखना चाहती थी वो दृश्य भी उसके सामने था। स्नोफॉल को वो देखना चाहती थी और स्नोफॉल भी उसके सामने हल्के हल्के बर्फ़ गिरने लगती है मोती के रूप में। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताज हूँ, अर्थात तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहूँ और बिखरी है बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी छाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम करके वो गाने लगा। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर करके बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़ थी। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेट करके हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे, लेकिन मेरे पाँव झनझन करने लगे थे। मन वृंदावन हो गया था, मन खुशी से पागल हो गया था। भीतर जैसे देवता जाग गए। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर करके देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। ऐसे बर्फीले प्रदेशों में यदि आप घूमने के लिए जाएं तो वहाँ पर आपको घुटनों तक के जो लंबे जूते होते हैं वो पहन करके आपको यात्रा करनी की सलाह दी जाती है। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था ये, नहीं तो वहाँ पर किराए पर भी मिल सकते थे। इसी कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फ़ोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशकर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे।
शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र पाया होगा और अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी अगर इसे देख ले तो क्षण भर के लिए ही सही वो करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। पहाड़ी प्रदेशों की इस सुंदरता को वर्णित करते हुए लेखिका बताती है कि यहाँ की सुंदरता इतनी अधिक होती है कि यदि कोई कठोर हृदय व्यक्ति भी इनको देख ले तो कुछ समय के लिए वो अपने हृदय की कठोरता को भूल सकता है। और तभी दिमाग में कौन था कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर के ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। शैतान जो कि हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है, वो भी यदि इस प्रदेश में आए और यहाँ के इस नज़ारे को देखे तो अपनी शैतानियत को भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी कि ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ़ शिलाएं पिघल करके जलधारा बन करके हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, प्रकृति की। मणि ने अभिभूत होकर माथा नवाया, द्रवित होकर के। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, इन हिमशिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल मुझे आ गया और वो आते ही मन के वो जो सारे भाव थे अचानक से उमड़ आए। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें सीमावर्ती इलाका नज़र आएगा। थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। तो वह हंस दिया और एक उदास हंसी थी उस हंसी में कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटुला कि फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखा एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, कि हम अपना वर्तमान तुम्हारे आने वाले कल के लिए देते हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया था कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ के महीने में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, ऐसे समय में भी ये इन सीमावर्ती इलाकों में तैनात रहते हैं। और जिन सकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौट करके फिर युंगथांग की ओर चल पड़े। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। युंगथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेर प्रियुता और रोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी
कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ अपेक्षाकृत रास्ते चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली चलती रही। पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिमशिखर को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग से चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से पूछा मैंने, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसने ये जवाब दिया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत से अलग रहा हो या भारत में कभी वो नहीं रहा हो। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। तो मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और विश्वास अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक देव के फुटप्रिंट हैं, पद चिन्ह हैं। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह पर चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। और करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा, ऐसी धारणा वहाँ उसी स्थान के बारे में बनी हुई है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो उसने जीभ निकालते हुए कहा कि नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर शहर है। मैंने कहा, गंगटोक? नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकाल करके इन्हें टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है और इसके प्रश्नों पर यदि आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि लेखिका को सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लगने लगा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। दूसरे प्रश्न को आप देखिए, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कड़ी मेहनत करके उसे ही सुंदर ही नहीं बनाया, बल्कि
अपने जीवन को भी आनंदित किया है, इसलिए गंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 पर आप विचार करें, गौर करें कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। पाठ के दौरान हमने पढ़ा, गंगटोक की एक परंपरा के अनुसार श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर पहनाई जाती हैं। ये पताकाएं शांति और अहिंसा के प्रतीक होती हैं। इन पर बौद्ध मंत्र लिखे हुए होते हैं और इनकी संख्या 108 होती है, जिन्हें कभी उतारा नहीं जाता है और धीरे धीरे ये स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। जबकि इसके साथ ही रंगीन पताकाएं किसी नए शुभ कार्य के प्रारंभ होने पर लगाई जाती हैं। ये यहाँ की पताकाओं के संबंध में धारणा पाठ में आपने पढ़ी। नंबर 4 प्रश्न पर आप नज़र डालिए और समझने का प्रयास करें। जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो उसने जानकारी दी कि उसने बताया कि यहाँ उन्हें हिमालय की गहरी घाटियाँ, फूलों की वादियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीरें टकी हुई दिखाई देंगी। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा हुआ है। इसकी घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर होते हैं। हमारे यहाँ हिमालय का सौंदर्य पल पल परिवर्तित होता जान पड़ता है। इसी प्रकार और भी कई जानकारियाँ वो देता है, आपने पाठ के दौरान देखा भी। अब बात करते हैं इसके 5वें प्रश्न की। प्रश्न संख्या 5 पर विचार करें तो आप देख सकते हैं, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यहाँ पर लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है और इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस बात को जानकर लेखिका को ध्यान में आया कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यताएं हैं। लोग पाप और पुण्य की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। पापों से छुटकारा पाने के लिए वे किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। 6ठे प्रश्न पर देखिए, जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो जितेन नारगे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका मधु कांकरिया का गाइड था। वह गाइड होने के साथ साथ ड्राइवर भी था। इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि एक कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए। जितेन में यह गुण मौजूद था। इसके साथ ही एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक तथा विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जितेन को सिक्किम के बारे में पूरी जानकारियाँ थी, इसलिए उसने बताया कि देवानंद द्वारा अभिनीत गाइड फिल्म की शूटिंग लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। इससे पर्यटकों का मनोरंजन भी होता है। तो इस प्रकार की कई जानकारियां हैं जो वहाँ पर रखनी पड़ती हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इस यात्रा वृत्तांत में आपने देखा होगा कि हिमालय के विभिन्न रूपों के बड़े मनोरम चित्र खींचे हैं। लेखिका को हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता नजर आता है। प्रकृति इतनी मनमोहक है कि लेखिका किसी बुद्ध सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा के दर्शन जब लेखिका बालकनी से करती है तो मौसम अच्छा नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाती है। प्रश्न और देखिए आगे इसमें, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप इस प्रश्न पर ध्यान दें। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को असीम आनंद की अनुभूति होती है। उसे लगता है कि प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है और उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। उसे ऐसा एहसास होता है कि वह स्वयं भी देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा में बह रही है। उसे अनुभूति होती है कि जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की तरह स्वयं को देने में अर्थात परोपकार में ही है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य झकझोर गए थे, आप उन दृश्यों के बारे में बता सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को जब सड़क के किनारे
सड़क बनाने के लिए पत्थर पर बैठी हुई पत्थर तोड़ती औरतों का दृश्य दिखाई देता है तो वो दृश्य झकझोर जाता है। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। उनमें से कईयों की पीठ पर एक बड़ी सी टोकरी में बच्चे भी बंधे हुए थे। यह विचार लेखिका के मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूल, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत और दैन्य और जिजीविसा के बीच जंग जारी है। 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये पहाड़ी बच्चे पढ़ाई के अलावा अपनी माँ के साथ मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं, लकड़ियों के गट्ठर ढोते हैं। ये कई दृश्य थे जो लेखिका को झकझोर रहे थे। 10वां प्रश्न देखिए, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान रहा, इसको आप देख लेंगे अपने हिसाब से। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देते हैं। 11वां प्रश्न जो दे रखा है बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आप इस प्रश्न के जवाब पर ध्यान देंगे। लेखिका का यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के प्रति है जो अपनी पीठ पर ढोकों बांध करके अपने बच्चों को संभालती हुई कठिन परिश्रम करती हैं। इन श्रमसाध्य महिलाओं को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है कि ये श्रम सुंदरियाँ वेस्ट एट रिपेयरिंग है, अर्थात कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। वास्तव में यह बात सत्य है कि हमारी ग्रामीण महिलाएं घर का काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और कठिन मेहनत करके धनोपार्जन भी करती हैं। इस दृष्टि से वे बहुत कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटाती हैं। यही बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है जो कठिन परिश्रम करके देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थल बना रही है, वहाँ भोग के नए नए साधन पैदा किए जा रहे हैं। इसलिए जहाँ एक और गंदगी बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर पेड़ों आदि के कटाव के कारण तापमान बढ़ रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता को खो रहे हैं। इसे रोकने में हमें सचेत होना चाहिए और हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो, गंदगी फैलाने और तापमान वृद्धि हो। इस प्रकार की कई बातें हमें ध्यान में रखनी है। आगे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13 प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं आप लिख सकते हैं, इसको आप स्वयं देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 पे आप नज़र डालिए, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं तर्क सहित। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, इस 15वें प्रश्न पर यदि चाहें तो आप अपने विचार दे सकते हैं। प्रश्न बहुत सुंदर है, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं जो मणि के कथन के द्वारा कि यहाँ के हिम शिखर जल स्तंभ के समान हैं। प्रकृति यहाँ सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में यही बर्फ़ शिलाएँ पिघल करके जल धारा का रूप ले लेती हैं। इस पानी से लोगों की प्यास बुझती है और यह जल संचय की एक अद्भुत और अनुपम व्यवस्था है। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, इस प्रश्न पर भी देख लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं। उन्हें भयंकर सर्दी का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे सीमा की रक्षा के लिए वहाँ डटे रहते हैं। उन्हें खाने पीने की चीज़ों का अभाव झेलना पड़ता है। हम चैन की नींद सो सकें इसलिए वे वहाँ पे डटे रह कर के रात भर जागते रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे सीने पर दुश्मन की गोली भी खा जाते हैं। देश की सीमा पर रक्षक बन बैठे फौजियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते हुए हर प्रकार की उन्हें सहायता दें, उनके परिवारों की हर तरह से सहायता करें। ये हमारे कुछ नैतिक दायित्व हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए। तो यहाँ एक पाठ में आया था कि माया और छाया का खेल। यहाँ पर यदि बात करें कि लेखिका ने माया और छाया का खेल किसे कहा है और क्यों,
माया का अर्थ होता है यह संसार और छाया का अर्थ होता है सौंदर्य। तो शाब्दिक अर्थ हुआ संसार का सौंदर्य। लेखिका ने यहाँ छाया का अनूठा खेल इस संसार को कहा है जहाँ प्रकृति पल पल में अपना रूप बदल रही थी, और इसीलिए लेखिका ने उसको माया और छाया का खेल कहा। तो ये थी आज की अपनी कक्षा, और मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक नई कक्षा के साथ, एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।